तो देखिए आज का जो टॉपिक है टॉर्क ऑन करंट लूप एंड मैग्नेटिक डायपोल, ये आपका अ बिट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर नीट। देखिए यहाँ पे डेरिवेशन हमको देखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा। आपके सामने एक बार में दो बार मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और ऑफ कोर्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे होंगे उस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा। ओके ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर फ्रेम रखी गई है, एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप रखा गया है, ABCD करके उसका मैंने नाम दिया है। ओके जो करंट I कैरी करके लेके जा रहा है। एज यू कैन सी ये वाला हिस्सा पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है और ये वाला हिस्सा नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। तो ये देखो यहाँ से करंट I यहाँ से जनरेट हो रहा है और यहाँ से पूरा घूम फिर के ऐसा जाके वापस इधर आ रहा है। चलो आओ अंदर। तो पूरा सर्कुलेट होके करंट नेगेटिव टर्मिनल के पास आ रहा है। चेयर लगा दो उधर। अब देखो यहाँ पर सिंपली होगा क्या, हम लोग जानते हैं जब भी कोई करंट कैरिंग वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसको क्या फील होता है, फोर्स। अब चलो एक देखो कि हर एक सेगमेंट जो है वायर का जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई करता है, देखो उसको कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है। सबसे पहले सेगमेंट AB को फोकस करो। यहाँ पर करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, राइट साइड में। चलो देखते हैं इसको फोर्स कहाँ फील होगा। सबसे पहले FBI आपका जो फोर फिंगर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट, मिडल फिंगर द डायरेक्शन ऑफ करंट, और अंगूठा जब मैं ओपन करूंगा तो इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब वायर के इस हिस्से को जो फोर्स फील हो रहा है वो कहाँ फील हो रहा है, इनवर्ड्स, अंदर के तरफ। तो इसको जो फोर्स लगेगा मान लो वेक्टर F1, वो कहाँ फील होने वाला है, इसको अंदर के तरफ। चलो ठीक है भाई, मान लिया। सिमिलर टू दैट अगर मैं कहूँगा कि भाई ये जो सेक्शन CD है वायर का जो सेक्शन CD है उसको फोर्स कहाँ फील होगा, तो देखो फिर से मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे की तरफ और फोर्स बाहर की तरफ आ जाएगा। तो वायर के इस हिस्से को जो फोर्स फील हो रहा है वो फील हो रहा है आपका बाहर के तरफ। चलो ठीक है, AB का हो गया, CD का हो गया। व्हाट अबाउट BC एंड DA? अगर आपने नोटिस किया होगा द करंट कैरिंग वायर BC और DA ये दोनों भी कोलिनियर है आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ, है ना, पैरेलल है ना मैग्नेटिक फील्ड को। और अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल हो तो उसको कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं फील होता। तो भैया इस सेक्शन को और इस सेक्शन को कोई भी मैग्नेटिक फोर्स फील होने वाला नहीं है। तो एज अ रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि भैया सिर्फ F1 और F2 ये दो फोर्सेस इस पर फील हो रहे हैं। एक हो रहा है अंदर की तरफ, एक हो रहा है बाहर की तरफ। फर्स्ट मैं सवाल उठेगा कि भाई F1 होगा कितना, तो F1 की वैल्यू क्या होगी। तो भाई फॉर्मूला है IBL sin थीटा, ये बेसिक फॉर्मूला है। वेयर I स्टैंड्स फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, L स्टैंड फॉर द लेंथ ऑफ द वायर। अब लेंथ ऑफ द वायर यहाँ कितना है, B, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्मॉल b sin थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ ऑफ द वायर इज गोइंग एज सच और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रहा है, तो एंगल कितना हो रहा है उनके बीच का, 90 डिग्री। तो भैया ये तो हो गया sin 90, तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर F1 इज इक्वल्स टू IBB, है ना, F1 इज इक्वल्स टू IBB। चलो ठीक है, सिमिलर टू दैट F2 की वैल्यू निकालेंगे अपन। अगर मैं F2 देखूंगा फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, IBL sin थीटा, I करंट, B मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर का भी लेंथ कितना है, स्मॉल b है। इस वायर का भी लेंथ कितना है, स्मॉल b है। इसमें भी L और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है। तो वंस अगेन इतना हिस्से का भी आपका जो फोर्स रहेगा सेम फॉर्मूले से दिया जाएगा, IBB। आया समझ में आपको? ठीक है, चलो मान लिया कि ये सेम फॉर्मूले से आपको देगा IBB। ओके, बस इतना याद रखना कि वेक्टर F1 इज इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ वेक्टर F2। मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल है मगर डायरेक्शन दोनों का कैसा है, ऑपोजिट है।
अब मुझे एक बात बताओ कि आपके पास अगर ऐसा कोई सीन आता है कि भाई आपका एक कोई तो भी सेगमेंट है, इसको एक साइड में फोर्स F1 अंदर की तरफ, एक साइड में फोर्स F2 बाहर की तरफ लगता है और उनके बीच एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है से स्मॉल है। ये फोर्स F1 और F2 जो है मैग्नीट्यूड में सेम है मगर डायरेक्शन में ऑपोजिट है। ऐसा अरेंजमेंट क्या चीज़ पैदा करता है? भूल जाओ करंट वो सब भूल जाओ, आप थोड़ा मैकेनिक्स में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? मैकेनिक्स में चले जाओ। मैकेनिक्स पढ़े ना आपने, है ना? बहुत हो गया टाइम, काफ़ी टाइम हो गया, कोई कई महीने हो गए। उसमें रोटेशनल मोशन नाम का एक चैप्टर आया था, है ना? उसमें अपन ने क्या पढ़े थे कि अगर भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप इधर से ऊपर से एक फोर्स लगा रहे, नीचे भी फोर्स लगा रहे, या फिर मैं अपनी तरफ फोर्स लगाता हूँ और ये उधर बाहर की तरफ फोर्स लगाता हूँ, है ना? और वो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तो ये ऐसा घूमेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? कपल ऑफ फोर्स, है ना? कपल ऑफ फोर्स, या जिसको टॉर्क भी बोल सकते हैं अपन, है ना? और वो टॉर्क कितना होगा? जैसे कि अगर मैं बोलूँगा ठीक है इस फोर्स F1 ने कितना टॉर्क लगाया, तो आप बोलेंगे आपका टॉर्क जो लगेगा इसको, जस्ट अ मोमेंट, आई डोंट थिंक सो दैट टाइप टॉर्क की नेसेसिटी है, हाँ है। तो कितना टॉर्क लगाया? तो τ1 इज इक्वल्स प्लस τ2। तो मैं बोलूँगा F1 यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस a/2, F1 मल्टीप्लाई बाय a/2। फिर मैं बोलूँगा इस फोर्स ने कितना टॉर्क लगाया, आप कहेंगे F2 मल्टीप्लाई बाय a/2। एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी a/2 है ना, तो भाई कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? F1 और F2 तो दोनों मैग्नीट्यूड में कैसे हैं? सेम है। F1 की वैल्यू कितनी है? I/B कैपिटल B मल्टीप्लाई बाय a/2। F2 की वैल्यू भी कितनी है? I/B कैपिटल B मल्टीप्लाई बाय a/2। दोनों ये वैल्यू में सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय I/B कैपिटल B मल्टीप्लाई बाय a/2। ये 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल, ओके। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर दैट इज इक्वल्स टू I, ये स्मॉल a को मैं पहले लिख रहा हूँ, a इंटू बी इंटू कैपिटल B। इसको लिखने का मकसद क्या है? क्योंकि a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय b, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एरिया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर τ इज इक्वल्स टू I/A/B। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया टॉर्क का, I/A/B। आया समझ में आपको? I/A/B करंट इनटू आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो यहाँ पर जो करंट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको सामने नजर आया है, IA, है ना? इस प्रोडक्ट को I मल्टीप्लाई बाय A के प्रोडक्ट को कहा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। I और A के प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैं यहाँ लिखूंगा वेयर IA इज, आप देखो NCERT में इसको स्मॉल m दिया हुआ है, स्टेट बोर्ड में इसको म्यू दिया गया है, कई सारे किताबों में उसको कैपिटल M दिया हुआ है। स्मॉल m, म्यू, कैपिटल M। इट डजेंट मैटर एट ऑल आप क्या लिख रहे हैं, बस इतना है कि स्पेसिफाई करो कि वो क्या है ना? कि भैया स्मॉल m लिख सकते हैं NCERT के अकॉर्डिंग, स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग म्यू लिख सकते, या कई सारे रेफरेंस बुक्स में कैपिटल M दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट IA, ओके। अब ऐसा है कि ठीक है चलो मान लिया कि ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट, देयरफॉर ये फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा? MB। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? MB। अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका डायरेक्शन सेम होगा एज दैट ऑफ द एरिया वेक्टर। देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? IA। तुम बताओ मुझे, उसके अंदर LHS हम लोग बोल रहे हैं कि वेक्टर है, तो जाहिर बात है RHS में भी वेक्टर होगा। करंट तो क्या है? पैदाइशी स्केलर है, बचा कौन? एरिया। तो इसमें सिर्फ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ है, दैट मीन्स व्हाट, कि जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर का रहेगा वही डायरेक्शन आपके करंट का रहेगा, है ना? फिलहाल मैं एक बात बता दूं आपको, मैग्नेटिक मोमेंट का एक्चुअल डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकाला जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट का एक्चुअल डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकाला जाता है। अगर किसी लूप में करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा क्लॉकवाइज,
चाहे रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, करंट कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज। और राइट हैंड को मैं ऐसा मोड़ूंगा क्लॉकवाइज, जिस तरफ अंगूठा आएगा वो रहेगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो मतलब भैया देखो इस लूप का करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ है ना। वैसे तो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ है। तो भैया इस तरह से याद रखना कि मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, और इसका डायरेक्शन होता है आई ए। और उस वजह से टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन गया, अब अरे म्यू लिखना है, स्टेट बोर्ड के हिसाब से म्यू लिखना है, सॉरी, तो म्यू बी बन गया, है ना, म्यू बी। और अगर मैं बोलूँ मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई यूनिट क्या आएगा, यहीं से पता लगा सकते हैं, आई का एम्पियर कर और एरिया का मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या आएगा, तो ए डायमेंशन आएगा आपका L2A, है ना, एरिया का मीटर स्क्वायर का L2 होता है ना, और आपके एम्पियर्स का A, इसका ये डायमेंशन आएगा। ठीक है, अब आता हूँ मैं, देखो ये था फिगर A और ये था फिगर B। अब इसी तरह से फिगर 2 लेबलिंग सही कर दूँ इसकी मैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब आपने यहाँ क्या देखा बेटा, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल आपको नज़र आ रहा है, जो पिछली बार इसके बीच में जो कॉइल रखा गया था वो कैसा रखा गया था, देखो ये जो करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप था ये एग्जैक्टली ऐसा रखा गया था, है ना। अब इस बार जो ये रेक्टेंगुलर लूप है वो थोड़ा सा टिल्टेड है ना, एग्जैक्ट ऐसा सिचुएशन में नहीं है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है। तो अब इस मामले में क्या, इस मामले में ये फॉर्मूला कैसा बनेगा, मैं इसका थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम जैसे बना दूं। मैं कहूँगा देखो फिगर बी जो मैं बनाने जा रहा हूँ, मैं देखो पहले आपका वो दोनों कॉइल स्ट्रेट हुआ करते थे और अब ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, हालांकि फोर्स उसको अभी भी F1 नीचे की तरफ, F2 ऊपर की तरफ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, याद रखना ये है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। और साथ ही साथ दिस विल बी द ब्लू वाली पेन कहाँ गई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, और दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इनके बीच का जो एंगल होता है, मान लो थीटा हुआ है, थीटा ये इनके बीच में का एंगल है। चेयर सरका लो, चलिए। तो हम लोग ने क्या देखा कि भाई देखो सिंपल सी बात है, हम लोग ने सोचा था कि ऐसा है मगर ये हल्का सा टेढ़ा हो गया, ऐसा हल्का सा तिरछा हो गया। अब हल्का सा तिरछा हो गया तो हम देखो ये पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी थी, ये आपका a/2 था, ये भी क्या था आपका a/2 था। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, फिर आपको याद होगा टॉर्क में अपन ने ये निकाले थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा a/2 sin थीटा, है ना, ये भी हो जाएगा a/2 sin थीटा। याद है आपको, ये टॉर्क में अपन ने पढ़े थे। या फिर आप एक काम करो ना, फोर्स का कंपोनेंट ले लो, फोर्स का कंपोनेंट निकालो, ये फोर्स है, मान लो कि आपने बोला कि भैया देखो ये दो लाइन ऐसी आ गई, है ना, तो भाई ऐसा है तो फोर्स का कंपोनेंट निकाल लो। एक कंपोनेंट आएगा पैरेलल और एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर। इसी तरह ये पैरेलल और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। ये होता है थीटा, ये बनता है F cos थीटा, और ये वाला बनता है F sin थीटा। हम लोग कहते हैं कि F sin थीटा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटिंग दैट पर्टिकुलर फ्रेम, है ना, F cos थीटा इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटिंग इट। तो वो जो फोर्स परपेंडिकुलर है वही आपके काम का है, रोटेट करने में वही इस्तेमाल हो रहा है। तो भैया ये देखो दोनों तरीके से जो जाना है जाओ, स्टेट बोर्ड व एनसीईआरटी में ये तरीका दिया हुआ है तो अपन वो वाला ले रहे हैं। तो देखो फिलहाल ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, तो हमने कहा कि देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा इसका वो a/2 sin थीटा होगा। ओके, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 sin थीटा होगा। अब अगर ऐसा है तो फिर मैं बोलूँगा अब ज़रा बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो बोले देखो फिर से वायर के इस हिस्से को जो टॉर्क फील होगा प्लस वायर के इस हिस्से को जो टॉर्क फील होगा उसके बराबर रहेगा।
तो बोले वायर के इस हिस्से को टॉर्क कहाँ फील होगा? बोले अभी भी अंदर की तरफ फील होगा और इसको बाहर की तरफ फील होगा फोर्स। बोले कितना आएगा? बोले करंट कितना फ्लो हो रहा है? बोले आई। इस सेक्शन का लेंथ कितना है? तो बोलेंगे बी। ओके ठीक है, चलो मान लिया। और फिर उसके बाद आई बी बी और कैपिटल बी इंटू, एक मिनट रुक जा, वंस अगेन। तो भाई मैं बोलूँगा देखो τ1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? तो F1 मल्टीप्लाई बाय a/2 साइन थीटा प्लस F2 मल्टीप्लाई बाय a/2 साइन थीटा, क्योंकि इस बार आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 साइन थीटा है ना। पिछली बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था? a/2 था। अब इस बार कितना है? a/2 साइन थीटा है। तो ठीक है भाई, चलो मान लिया a/2 साइन थीटा। तो फिर हम लोग कहेंगे दैट इज़ इक्वल्स टू, फिर ये हो जाएगा पूरा, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ट्वाइस आई बी कैपिटल बी इंटू a/2 साइन थीटा। तो 2 कैंसिल होगा, आई बी इंटू ए कैपिटल बी साइन थीटा। मतलब b इंटू कैपिटल ए क्या होता है? वो तो एरिया होता है। तो आई ए बी साइन थीटा। मगर फिर हमको अगेन मालूम है कि भैया a इंटू बी, सॉरी आई इंटू ए, ये क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा देयरफॉर टॉ इज इक्वल्स टू म्यू बी साइन थीटा। ये है हमारा मेन फॉर्मूला। और जैसे कि हम जानते हैं कि ए बी साइन, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो म्यू बी साइन थीटा को फिर मैं क्या लिखूँगा? देखो वेक्टर टॉ इज इक्वल्स टू वेक्टर म्यू क्रॉस वेक्टर बी। आया समझ में? अब देखो अगर मान लो कि लूप के पास कुछ n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इफ द लूप हैज़ n टर्न्स, अगर लूप के पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, देन तब टॉर्क इज इक्वल्स टू आपका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा NIAB साइन थीटा। और पूरा NIA पूरा का पूरा NIA उसको आप कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, और वो वैसे ही लिखा जाएगा म्यू बी साइन थीटा। आया क्या समझ में? ये है ना, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ बहुत छोटा लग रहा है ना, मगर जब आप एक्चुअल नोट्स में देखेंगे थ्योरी भरी हुई है इसमें। ये आपका मेन स्कीमेटिक है, मतलब पूरा बैकबोन इसका जो स्ट्रक्चर है वो है ना। हड्डी की गोश्त, इसका हड्डी वड्डी है सभी है, गोश्त डालना पड़ेगा आपको, मांस ऊपर से डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो मेन स्ट्रक्चर है, ऊपर थ्योरी डालना पड़ेगा इसको। ठीक है, 2 सेक्शंस में इसको एक्सप्लेन करना है। एग्जैक्ट स्टेट बोर्ड अगर अपन लेके चलते हैं टेक्स्ट बुक तो बहुत ज़्यादा और कन्फ्यूजिंग है उसमें, मतलब डायग्राम वायग्राम भी बहुत कन्फ्यूजिंग है। ये NCERT के को कॉपी किया मैंने, काफ़ी इजी है, इसके अंदर इजीली दिया हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट वी हैव सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ on the axis of circular current carrying loop is given by, अगर आपके पास एक सर्कुलर लूप है से एस रेडियस कैपिटल आर, उसके एक्सिस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है विच इज़ एट डिस्टेंस से x, है ना। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? बायोट-सैवर्ट लॉ की मदद से अपन ने फॉर्मूला डिराइव किए थे, याद है? अपन ने स्टेट बोर्ड में z एक्सिस लेके करे थे, मगर मैंने कहा था NCERT में x रहेगा। उसका अगर आपको फॉर्मूला याद होगा अच्छे से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या था वो? 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, है ना, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। चेक कर लो एक बार, कुछ तो छूटा यहाँ पर, I ट्वाइस I पाई कैपिटल R स्क्वायर। फिर भी चेक कर लो एक बार, यही है ना।
ठीक है। अब ऐसा है, इफ यू नोटिस पाई आर स्क्वायर, ये क्या हुआ, ये हो रहा है एरिया ऑफ द लूप ट्वाइस आई ए, है ना, अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अगर मान लो x काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहा रेडियस से, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 2 टाइम्स आई ए, आप लिखते हैं सिर्फ x का क्यूब, आप क्या लिखते हैं, x का क्यूब। अब i इंटू ए, ये क्या चीज़ है, i इंटू ए ये क्या चीज़ है, तो I इंटू ए जो है ये तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, अभी ताज़ा पड़े पन्ने अपने को इंट्रोड्यूस हुआ हो, तो मैं यहाँ लिखूँगा भैया ये तो मैग्नेटिक मोमेंट है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 ट्वाइस m अपॉन एक्स क्यूब, ये लिख डालो, इसको कर डालेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसे मैंने लिखा है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर चार्ज, मतलब एक रिंग है जिस पे चार्ज डिपॉजिट है और आपको पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना था, तो वहाँ पर हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऐसा लिखे थे 1/4πε0 2p/r³, जहाँ पर r क्या हुआ करता था, डिस्टेंस, है ना। अगर आपने नोटिस किया 1 और 2 में काफ़ी ज़्यादा एनालॉजी है ना। जैसे ये कांस्टेंट था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये परमेबिलिटी जो परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, आसपास के एरिया पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग पे, वैसे ही जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में था वैसे ही मैग्नेटिक में, जैसे डिस्टेंस का क्यूब था वहाँ पर भी है, जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यहाँ पर 2 मल्टीपल था, वहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का भी क्या है, 2 मल्टीपल है। तो बस इसमें आपको इतना ही बताना है कि भाई इनके बीच की एनालॉजी बताना, एनालॉजी मतलब समानता, है ना, सिमिलैरिटी जिसको हम लोग कहेंगे कि भाई कितनी सिमिलर है। तो हम लोग बस यहाँ इतना लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 we can conclude that magnetic dipole moment in magnetism is analogous to electric dipole moment in electrostatic, तो इक्वेशन नंबर 1 and 2 से हम लोग ये निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो बिल्कुल वही काम करता है जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट करता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में, है ना। अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या करता था, है ना, हम लोग बोलते थे इट इज़ द एबिलिटी, है ना, ऑफ अ डायपोल टू अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर चार्ज, कि किसी चार्ज को अट्रैक्ट और रिपेल करने की एबिलिटी, है ना। जैसे एक मैं बोलूँगा कि एक वायर है मेरे पास, वो करंट कैरी करके लेके जा रहा है, उसकी चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मान ले एक मैग्नेट उसके करीब लेकर आता, मान ले इसने नॉर्थ पोल जनरेट किया था, मैं एक दूसरा मैग्नेट लेकर आया, इसका भी नॉर्थ पोल सामने है, देख ये वायर ऐसा जा रहा है ना, उसका नॉर्थ पोल इधर है, वायर ऐसा जा रहा, तो वायर ने क्या पैदा किया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल इधर है, और ये उठा के क्या लाया मैंने, बार मैग्नेट, ये क्या उठा के लाया मैंने, बार मैग्नेट, इसका भी नॉर्थ पोल उसके सामने आ गया, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, तो ये रिपेल करेंगे। मैं दूसरा वाला लूप लेकर आया, उसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया, है ना, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया, करंट भी ज़्यादा हैवी पास कर दिया उसमें से, एन भी बढ़ गया, आई भी बढ़ गया, है ना। अब उसके पास जैसे ये वही बार मैग्नेट को यहाँ रखूँगा तो अब क्या होगा, तेज़ी से भागेगा। तो आप क्या बोलेंगे, इसके पास क्या ज़्यादा है, आप बोलेंगे इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है, इसी वजह से वो ज़्यादा रिपेल हुआ। कुछ तो टर्म्स देंगे ना, आप असाइन करेंगे ना कि इसके पास ये चीज़ ज़्यादा होने की वजह से वो भाग गया तेज़ी से,
है ना, ज़्यादा स्ट्रांगली रिपेल हुआ। तो क्या टर्मिनोलॉजी देंगे उसको, उसका नाम दिया गया मैग्नेटिक मोमेंट। इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है, इसी वजह से बोलते हैं ना कि इसका खौफ ज़्यादा है ऐसा। तो वैसी सिमिलैरिटी भैया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है, इसीलिए वो रिपेल होकर तेज़ी से भाग गया, है ना। पिछले वाले लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, कम था, इसीलिए वो भैया आराम आराम भागा, है ना, इसी। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट का कॉन्सेप्ट। तो बस ये प्रूफ रहता है, ये बोर्ड के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूछता है एक्सपीरियंस द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, चलो लिख लो। अब लेंगे इस पे बेस्ड अपन न्यूमेरिकल्स। हो गया बेटा जितना ही। नेक्स्ट चलिए, बहुत बेसिक एग्जांपल। A circular coil of radius 10 centimeter and 100 tons carries a current 1 ampere. Full stop. What is magnetic moment of the coil? What is magnetic moment of the coil? एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। एज आई कैन सी, आई गॉट अ सर्कुलर कॉइल of radius 10 centimeter. It carries a current of 1 ampere और number of turns इसके 100 है। आपसे पूछा गया है उस सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, NIA। अगर नंबर ऑफ टर्न्स रहा तो NIA, अगर सिंगल और टर्न का रहा तो IA। तो मैं ये जानता हूँ हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है NIA। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट। तो NIA या फिर मैं कह सकते हैं NI पाई R स्क्वायर। सर्कुलर टर्न रहा तो पाई R स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टर्न्स इज हाउ मच, 100, करंट इज़ 1, पाई इज़ 3.14, R स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर, सही है ना। रेडियस 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, उसका स्क्वायर 10⁻²। ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ये हो जाएगा पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर। पाई एम्पियर 3.14 है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट
current carrying coil having magnetic moment (25 ampere meter square is placed in a uniform magnetic field of 5 Tesla. At such that the plane of coil makes an angle of 60 degree with such that the plane of the coil makes an angle of 60 degree with the magnetic field. Calculate the torque experienced by the coil. Calculate the torque experienced by the coil. अमजद दोनों देर रुको. ये भी लो अमजद. तो देखो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है. सीधा बैठ क्लास में. A current carrying coil having magnetic moment of 25 ampere meter square. एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है 25 एम्पियर मीटर स्क्वायर. उसे रखा गया है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी वैल्यू है 5 टेस्ला. सच दैट द एंगल मेक्स एन सच दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या आएगा थीटा. थीटा क्या आएगा. Such that plane of the coil makes an angle of 60 degree. 30 आएगा थीटा. भूल गए. आपका जो थीटा होता है इट इज द डायरेक्शन ऑफ इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये बिल्कुल फ्लक्स वाला खेल है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला खेल याद है आपको. कई बार गड़बड़ करते थे लोग. देखो भैया अब अगर मैं कहूँगा मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रही है आपकी. इमेजिन कर लो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है. ओके. आपका जो कॉइल है वो कुछ ऐसा रखा हुआ है. मतलब ये जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ना. तो एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा होगा. एरिया वेक्टर 30 डिग्री. अरे भैया एरिया वेक्टर क्योंकि देखो ना भैया ये लाइन, ये अगर ये वाली लाइन और इसका परपेंडिकुलर लाइन, तो हम कहेंगे कि ये लाइन आपका 60 डिग्री का एंगल बना रही है इसके साथ. ये परपेंडिकुलर है ना. तो इसमें से 60 गया तो बचा क्या नीचे 30 डिग्री. और हमको ये वाला एंगल चाहिए होता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड. एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, क्योंकि जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का वही मैग्नेटिक मोमेंट का होगा. तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या रहेगा यहाँ पर 30 डिग्री. तो रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है वो असल में 30 डिग्री है. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन गया फिर. म्यू बी साइन थीटा वाला फॉर्मूला लेंगे 25 × 5 साइन 30. तो देखो टॉ इज इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाय 1/2. तो ये क्या हो जाएगा 62.5
न्यूटन मीटर, 62.5 न्यूटन मीटर। चलो नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर of a circular loop of area capital A is B. Full stop. The magnetic moment of the loop is, first option, BA square upon mu naught pi. Second option, BA under root of A upon mu naught. Third option, B under root of A upon mu naught. Last option, twice B A under root of A mu naught under root of pi. Magnetic field at the center of the circular loop of area capital A is B. तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप क्या रहेगा वो पूछ रहा है वो आपसे। वैसे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप कितना है? आइडियली ये होना चाहिए, जब रोज आपको कोई एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ना, उसका फॉर्मूला रातों रात उसको घर पे जाके लर्न कर लो। करते नहीं हो आप फिर? हाँ बोलो, एनी आइडिया? म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर है ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर होता है। ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखो आप कहीं से भी देखेंगे, अरे यार यहाँ पर तो कहीं पे भी जैसा एरिया कुछ तो आ नहीं रहा है, आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया इज इक्वल्स टू क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर को आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए बाय पाई, मतलब अंडर रूट में ए बाय पाई। आर को आप ऐसा लिख सकते हैं, डाल दो यहाँ पे। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर अंडर रूट ऑफ ए बाय पाई, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ ए बाय पाई। अब क्या करेंगे आप, पाई को ऊपर लेके चले जाओ। देयरफॉर बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई पाई ट्वाइस आर अंडर रूट ऑफ ए। आर नहीं आएगा, सॉरी, हाँ पाई भी रूट में रहेगा, आर भी नहीं आएगा, आर का सब्स्टिट्यूशन डालना अपन ने। अब हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, है ना, एरिया से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। तो मैं यहाँ लिखूँगा एरिया से अगर मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ डिवाइड भी करता हूँ, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए रूट ए।
मैंने एरिया से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब I इंटू ए क्या बन गया? मैग्नेटिक मोमेंट। चलो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्मॉल m देता हूँ मैं इसको। देखो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट m अंडर रूट ऑफ पाई, म्यू नॉट m अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन ट्वाइस a अंडर रूट ऑफ a। अपने को m चाहिए तो m को छोड़कर सबको उधर भेजो, तो आपका आ जाएगा ट्वाइस बी ए अंडर रूट ऑफ a अपॉन म्यू नॉट अंडर रूट ऑफ पाई। ट्वाइस बी ए अंडर रूट है कोई ऑप्शन? लास्ट ऑप्शन आया समझ? इस तरह से ये m को छोड़ के सबको उधर भेजे तो 2ba अंडर रूट ऑफ ए म्यू नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई। तो इस तरह से ये आया आपका लास्ट ऑप्शन, लिख लीजिए। नेक्स्ट, एक बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिलेगा, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो वो टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। The torque required to hold a small circular coil of 10 tons, area 1 millimeter square and carrying a current of 21/44 amperes in the middle of a long solenoid of 10 raised to power 3 tons per meter, carrying a current of 2.5 amperes with its axis perpendicular to the axis of solenoid is। चलो ऑप्शन भी लिख ही देते हैं आपको। 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 न्यूटन मीटर, सेकेंड 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 न्यूटन मीटर, थर्ड 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर +6 न्यूटन मीटर, 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर +8 न्यूटन मीटर। और डायग्राम में आपको बता दूं कि इस तरह से आपको सोलेनॉइड दिया हुआ है। ये है आपका सोलेनॉइड, इस सोलेनॉइड का एक्सिस है जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी कैरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी कैरी कर रहा है। और यहाँ पे ये है एक कॉइल रखा हुआ जिसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, इस सोलेनॉइड का एक्सिस है। तो वो बोल रहा है भाई पता लगाओ इनमें से कौन सा सही रहेगा। देखते हैं। जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसे क्या फील होता है? टॉर्क। उसे क्या फील होता है? टॉर्क। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा कर रहा? सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा कर रहा? सोलेनॉइड। कॉइल उसके अंदर रखा गया, तो कॉइल जो रोटेट हो रहा है सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से।
तो वो जो फॉर्मूले में टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा या म्यू बी बोलते हैं अपन, तो फॉर्मूले में जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो किसका आएगा? सोलेनॉइड का। और म्यू यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसका आएगा? कॉइल का। समझ रहा क्या खेल? रोटेट होने वाली चीज़ का, रोटेट होने वाले कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो रोटेट कर रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो यहाँ पर रोटेट कौन कर रहा, किसकी वजह से रोटेट हो रहा? सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, है ना। हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या बोलता? हम लोग बोलेंगे बेसिक फॉर्मूला ये बोलता, टॉर्क इज इक्वल्स टू म्यू बी साइन थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो नहीं भी लिखा तो चलता, सब म्यू बी बोले तो चलेगा। म्यू बी बोला एम बी बोला एक ही बात है। ओके, अब देखो क्या बात है यहाँ पे, आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से सोलेनॉइड ने कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया यहाँ पर वो निकालना पड़ेगा अलग से। फिर बाद में ये जो कॉइल अंदर रखा गया है ना, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा वो अलग से निकालना पड़ेगा, और फिर वो वैल्यू को वहाँ पर डालना पड़ेगा। तो चलो लेट्स गो फॉर इट। सारा डेटा तो दिया ही होगा क्वेश्चन में। चलिए लेट्स गो फॉर इट देन। सबसे पहले म्यू निकाल लेते हैं, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। कॉइल के बारे में देखो, और टॉर्क हैज रिक्वायर, पहले मैं लिख देता हूँ एन, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, करंट कैरिड बाय कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, सब कॉइल का लगेगा। और टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड अ स्मॉल सर्कुलर कॉइल ऑफ 10 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? 10 है, तो नंबर ऑफ टर्न्स है 10 कॉइल क्या, और कॉइल का एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। कैरिंग अ करंट ऑफ 21/44 एम्पियर, तो मैं यहाँ लिखूंगा 21/44 एम्पियर का वो करंट कैरी कर रहा है। सारी बातें हो गई? हाँ ठीक है, तो ये कॉइल के बारे में सब कुछ हो गया। तो 21/44 इंटू 10⁻⁻⁵ एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये मेरा मैग्नेटिक मोमेंट हो गया कॉइल का। अब क्या करोगे? सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की ताकत निकालोगे, तो उसका है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, इंटू IA, नहीं सॉरी μ0 Ni, μ0 Ni, है ना। अब देखो भैया, μ0, मैं μ0 को अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है कि हाँ दिया हुआ है, 10⁻³ टर्न्स पर मीटर, तो ये 10⁻³ दिया हुआ है। करंट कैरिड बाय सोलेनॉइड कहीं दिया हुआ है क्या? ये दिया हुआ है, एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, ये दिया हुआ है 2.5। तो एक काम करते, डाल ही देते वैल्यू μ0 की, वो रहेगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। 4 इंटू 2.5 क्या है? 10 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, 10 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब देखो टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी। म्यू कितना है? 21/44 इंटू 10⁻⁻⁵, और बी कितना है? 10 मल्टीप्लाई बाय पाई 10⁻⁻⁴। ध्यान दे बेटा, इधर पाई को मैं लिख सकता हूँ 22/7, 21/44 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 10, पाई को लिखा 22/7 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना। पाई को वो लिख सकता हूँ मैं। जैसे ही मैंने इसको ये देखा कि ये 7 से डिवाइड होता है, ये 22 से डिवाइड होता, मेरे दिमाग में आ गया था कि पाई को मैं 22/7 डालूंगा, ना कि 3.14। 22 1 ज़ा 2 ज़ा 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, तो ये क्या हो जा रहा है? 30 डिवाइडेड बाई 2 15, तो ये हो जा रहा है 15 इंटू 10⁻⁹ तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन मीटर। ठीक है। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन आएगा आपका
ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, है ना। उसमें एक है करंट कैरिंग, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में होता है वो भी एक मैग्नेटिक डायपोल जनरेट करता है, उसके बारे में हमको स्टडी करना है। मगर वो ज़्यादातर किताबों में मैग्नेटिज्म एंड मैटर के साथ दिया हुआ है, अगले चैप्टर के साथ। तो उससे रिलेटेड कई सारे सवाल मॉड्यूल में आपको इस टॉपिक में मिल जाएंगे। अगर वो आपके सामने आते हैं तो अभी का फ़िलहाल जब तक वो चैप्टर नहीं होता तब तक उसे आप निगलेक्ट करिए। जब वो चैप्टर हो जाएगा, जब वो टॉपिक हो जाएगा पर्टिकुलरली, तब उसको ध्यान देना, ठीक है।